So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. I know it's been a long time since I updated the last chapter, but it's okay. I'm coming back again. So last time मैंने स्टोरी जहाँ छोड़ी थी, आई होप आप लोगों को याद होगा, और ना हो तो प्लीज़ लास्ट एपिसोड रिमाइंड कर लेना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि गैप आ गया था बीच में, और उसके लिए आई एम लिटरली सॉरी. बट कोई बात नहीं, मैं कहीं बिजी थी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ अगेन. पता नहीं ये बात मैंने शायद आपसे कितनी बार बोली होगी और आपने हर बार मुझे माफ़ कर दिया होगा. एक बार फिर से कर देना. आपकी पुअर ऑथर सच में बहुत पुअर है, तो उसके पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है. और वैसे भी मैंने नेक्स्ट चैनल पर एक न्यू नावल स्टार्ट किया था, और बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं एक नावल ख़त्म नहीं करती, कि दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ. तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको कभी फिर कभी बताऊँगी. आज फिलहाल ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो हम अपने नावल को शुरू करते हैं, इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट. और या रोजेस ऑफ स्नो. मैं कितनी बार जवाब दूँ कि मैं इसे ख़त्म होते के साथ ही उसे स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ बी पेशेंट. ओके, तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक ही दिन में माहौल कम्प्लीटली चेंज हो गया था. मॉर्निंग में जो था वो इवनिंग में नहीं था, और जो इवनिंग में था वो सुबह सुबह मॉर्निंग होते होते गायब हो चुका था. अब कम्प्लीटली साइलेंस थी, सैडनेस थी, और एक रेस्टलेसनेस थी जो धीरे धीरे हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी. विंडो से देखने पर स्काई में एक ट्वाइलाइट जैसा एटमॉस्फेयर हो रखा था. कम्प्लीटली डार्कनेस नहीं थी और कम्प्लीटली सनराइज भी नहीं हुआ था. एक होराइजन था जहाँ सन रेज होने के लिए तैयार था. धीमे धीमे जैसे वो अपनी आंखें खोल रहा हो, और ये वो कम्प्लीटली अपनी उस अनब्लिंकेबल आई से उस सब चीज़ों को नोटिस कर रहा हो या रिकॉर्ड कर रहा हो. बिकॉज अपनी पूरी होल लाइफ में उसने कभी भी सन रेज होते हुए नहीं देखा, वो भी इस तरीके से. हाँ, माना सन को वो नहीं देख सकता था, लेकिन आसमान को बदलते हुए तो वो देख सकता था ना. जैसे उसकी ज़िंदगी एक दिन में बदल गई. अभी इस वक्त वो अपनी लव ऑफ लाइफ के साथ लेटा हुआ है. उसके बगल में शायद उसकी पूरी दुनिया है, वो दुनिया जो एकाएक उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई, जो उसकी दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया. इबो की लाइफ कभी भी कलरलेस नहीं थी. उसकी लाइफ में ना जाने कितने सारे कलर्स थे, इतने सारे कलर्स थे कि कभी कभी इबो खुद भी कंफ्यूज हो जाता था कि एग्जैक्टली कौन सा कलर उसे पसंद है, कौन सी चीज़ उसे एक्साइटमेंट देती है, थ्रिल देती है. नहीं उसे पता था. वो बस जो चीज़ पसंद करता था उसी के अंदर जैसे पूरी तरह से अपने आप को डुबा लेता था. पर अब उसे सब कुछ पता है. उसे पता है उसे कौन सा कलर पसंद है, उसे पता है उसे कौन सा मोमेंट पसंद है, उसे पता है कि उसे कौन सा थ्रिल पसंद है, उसे पता है उसे कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है. उसे सब कुछ पता है. उसे पता है क्योंकि उसके पास उसका लव ऑफ लाइफ है. उसका वो शख्स है जिसे उसने पा लिया है. उसका जान है, उसका गा है, उसका वर्ल्ड है, जो उसकी इस वक्त उसकी आर्म्स में है. उसके इतना पास है, इतना पास कि वो उसकी हार्ट बीट को सुन सकता है. उसकी वो झुकी हुई आँखें, उसका वो ब्यूटीफुल फेस जो शायद किसी पेंटिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, किसी ब्यूटीफुल पोइट्री से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो इबो के किसी भी सबसे ब्यूटीफुल ड्रीम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. इबो की आंखों में एक रेस्टलेसनेस थी, पर वो चेहरा जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, उस चेहरे पर एक स्टोन एक्सप्रेशन थे. कोई नहीं समझ सकता था कि इस वक्त क्या सोच रहा है. वो बस अनब्लिंकिंगली कभी बाहर को देखता तो कभी जहान को देखता, और जहान को और ज़्यादा अपने करीब खींच लेता. जहान इस वक्त सो रहा था और घड़ी में लगभग 3:45 का वक्त हो रहा था. जैसे ही जहान को महसूस होता है कि उसकी वेस्ट पर जो होल्ड है वो धीरे धीरे और ज़्यादा टाइट हो रही है, या यूँ कहो जहान को कुछ अनकम्फर्टेबल सा महसूस होता है, तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं. पर वो थोड़ा डिजी था, बिकॉज वो ऑब्वियसली नींद में था. लेकिन उसने अपनी आंखों को धुंधला खोलते हुए कहा, इबो क्या तुम जग रहे हो? ये कहते हुए उसने अपना हाथ बहुत ही जेंटली इबो की चेस्ट पर रख दिया था. और जैसे ही जहान का हाथ इबो की चेस्ट पर रखता है, एकाएक इबो की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं. जहान ने कहा, इबो. अब जहान अपनी आंखें खुल चुका था, और वो अपनी चिन को उठाकर इबो की तरफ देख रहा था, जो कि ऑलरेडी उसे अपनी उन ब्लिंकिंग आइज़ के साथ देख रहा था. इबो के आइज़ को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी रात सोया नहीं है. चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले था. जहान एकदम से थोड़ा अलर्ट हो गया. उसने अपने आप को अपनी एल्बो के बल पर खड़ा किया और इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट? जहान की आवाज़ बहुत हॉर्स सी साउंड कर रही थी, और एक वो सुनते के साथ ही इबो की पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्स आ गए थे. पर उसने कुछ नहीं कहा. उसने सिर्फ अपने सर को हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं. जहान ने कहा, बोलो, मुझे जवाब चाहिए. इबो ने कहा, कुछ नहीं सानगा. जहान ने कहा, ऐसे कैसे? ये कहते हुए जहान पूरी तरीके से कम्प्लीटली इबो की चेस्ट के ऊपर आ चुका था. उसने इबो के फेस के ऊपर फैले हुए इन बालों को उनके कानों के पीछे टक्करते हुए कहा, क्या कुछ हुआ है? क्या कोई नाइटमेयर देखा है? काको बताओ. ये कहते हुए जहान बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो. इबो की आंखों में एक इमोशन उतर आया था, या यूँ कहो टीयर्स की एक अननोटिसेबल लेयर आ गई थी, जिसे
वो महसूस कर सकता, लेकिन इंसान को महसूस करने में शायद अभी थोड़ा वक्त लगता। ईबो की मुट्ठियाँ थोड़ी सी कस गई थी, जैसे कि वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो, उसके गले में से कोई रोनी हुई आवाज़ बाहर ना निकले। इसीलिए उसने गल्प किया और फिर जहान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कहा कुछ नहीं। जहान बैठ गया था क्योंकि वो समझ गया था ईबो चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले पर वो जहान को नहीं बना सकता। ईबो ने भी बैठ कर खुद को खड़ा किया। जहान ने कहा, सच बताओ क्या हुआ है। ये कहते हुए उसने ईबो को लगभग अपनी तरफ खींच लिया था और ईबो भी कम्प्लीटली अब जहान की लैप में था। जहान ने कहा, बताओ। ईबो ने कहा, मैं बस। जहान ने कहा, डर रहे हो, हर्ट हो, सैड हो, क्या फील कर रहे हो? तुमने वो बात तब भी पूरी नहीं की थी और अब मुझे तुम्हें देख तरह से डर लग रहा है। ईबो सब कुछ ठीक है ना? प्लीज़ प्लीज़ मुझे अगर कोई बात है तो बता दो। ये कहते हुए जहान इंसिस्ट कर रहा था। ईबो देख सकता था जहान की आंखों में उसके लिए केयर, कंसर्न, वो सारे इमोशन जो ईबो जहान से चाहता था। ये लव कितना ब्यूटीफुल होता है ना। ये सच में इतना ब्यूटीफुल है जितना ब्यूटीफुल जहान है। यह सच में इतना कन्फर्मिंग है जितना कन्फर्मिंग जहान है। इतना ज़्यादा अफेक्शनेस जितना जहान उसे दिखाता है। क्या लव सच में ऐसा होता था? अगर ऐसा होता था तो ईबो ने अब तक क्यों नहीं किया? ये सारे ख्यालात जैसे ईबो के चेहरे के ऊपर एक स्माइल ले आए थे। उसने अपना फेस जहान की उस नेक में लगभग बरी कर लिया था और जहान के उस ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सेंट को वो इनहेल कर रहा था और लगभग जहान को फील करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने जहान के ऊपर कम्प्लीटली अपने हक को इतना टाइट कर लिया था जैसे कि वो जहान को अपने अंदर समेट रहा हो। जहान भी फील कर सकता था और उसने भी ईबो को उस इंटेंसिटी के साथ हक कर लिया। दोनों कुछ देर तक इसी तरीके से इसी पोजीशन में बैठे रहे, एक दूसरे को फील करते हुए। रूम पूरी तरीके से शांत था। ये वो रूम था जो जी ने स्पेशली जहान के लौटने के बाद अरेंज किया था। जहान और ईबो के लिए छोटा सा कॉटेज था, एक हट टाइप, लेकिन बहुत कंफर्टिंग था, बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ ईबो ने जहान को अपना बनाया था। एक नई चीज़ फील की थी, एक दूसरे को कनेक्ट किया था, बॉडी टू बॉडी, सोल टू सोल, एक दूसरे के साथ वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी जो उन्हें एक अलग लेवल पर ले गई थी, उनके रिलेशन को एक अलग लेवल पर ले गई थी। यहाँ पर ईबो ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ। जहान को भी एक और दूसरी तरीके से पाया है। बहुत देर तक जब ईबो अपने ख्यालों में खोया रहा तो जहान ने साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम कुछ चाहते हो? ये कहते हुए जहान की वॉइस बहुत डिम साउंड कर रही थी, लेकिन डार्क साउंड कर रही थी। वो ईबो के बालों से खेल रहा था, उसके बालों में अपनी फिंगर्स को लहरा रहा था, सहला रहा था। ईबो ने अपने फेस को उठाया, अपने चिन को जहान की चेस्ट के ऊपर रखा और ब्लिंकिंगली जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, क्या कुछ चाहते हो? ईबो ने कहा, क्या आप देंगे? जहान ने कहा, मांग कर देखो। ईबो के फेस के ऊपर एक फेंट सी मुस्कुराहट आ गई। वो 2-3 सेकंड तक जहान की तरफ देखता रहा। जहान भी ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने अपना हाथ जहान के पूरे फेस के आउटलाइन के ऊपर घुमाया और धीरे धीरे उसकी आई को, आई लैशेस को, नोज़ को, उसके थिन लिप्स को, उसकी जॉ को, उसकी चिन को घुमाता घुमाता वो उसकी नेक तक पहुंच गया था। जहान ईबो की सारी मूवमेंट को देख रहा था। ईबो का इतना सा टच भी जहान की पूरी बॉडी में एक सेंसेशन दौड़ा रहा था और जैसे जैसे ईबो के हाथ जहान की चेस्ट तक पहुंचे वो क्या रुक गया। जहान भी एकदम से काँप गया। ईबो ने कहा, सो सेंसिटिव। जहान ने कहा, मुझे टीज करना बंद करो, भी रात के इस वक्त। ईबो ने कहा, रात नहीं हो रही है। जहान ने कहा, ओह ये बात तुम कह रहे हो? जरा घड़ी में टाइम देखना। ईबो ने कहा, नहीं, मुझे इस वक्त सिर्फ आपको देखना है, आपको फील करना है, फिर उसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा। ईबो के मुंह से निकले हुए ये शब्द थे कि जहान का धड़कन और जबान जैसे एकाएक रुक गई हो। एक अजीब सी चीज़ थी जहान के अंदर टूटती हुई महसूस हुई थी। उसने ईबो को और अपनी तरफ खींच लिया, उसको लगभग अपनी चेस्ट से कम्प्लीटली प्रेस कर लिया था। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? सिर्फ 1 महीने की बात है ना, फिर मैं और तुम एक होंगे। ईबो एकदम से शांत हो गया, जहान को फिर देखने लगा। उसने अपने हाथ को फिर ऊपर उठाया और जहान के लिप्स के करीब ले आया था। फिर अपने थंब से जहान के लिप्स पर प्रेस करते हुए कहा, सिर्फ 1 महीना का, लेकिन ये बहुत लंबा वक्त है, बहुत लंबा। जहान ने कहा, बिल्कुल लंबा नहीं है ईबो, मैडम से हमेशा कहा है ना, जब भी तुम मुझे याद करोगे, जब भी तुम मुझे पाना चाहोगे, हमेशा अपने हार्ट पर हाथ रखना, मैं यहीं हूँ, हमेशा यहीं हूँ। ईबो ने कहा, पर हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कहा, आई मिस यू। ये कहते हुए उसकी आंखों से फाइनली वो आंसू निकल आया था, जिसे वो इतने अंधेरों में छुपा कर बैठा था। वो दर्द जो उसके सीने के अंदर बहुत बहुत बुरी तरीके से उसे कचोट रहा था, वो चीज़ उसकी आंखों से बाहर निकल आई। एकदम से जहान ने उसका पूरा फेस अपनी पाम में लेते हुए कहा, नो स्वीट हार्ट, रोने वाली कोई बात नहीं है। गाने बोला ना कि वो 1 महीने में वापस आ जाएंगे, फिर मैं और तुम साथ, तब तक तुम पढ़ाई करोगे, कंप्लीट करोगे अपना वो सब कुछ जो तुम वहाँ छोड़ कर आए हो, और मैं चाहता हूँ कि तुमसे एग्जाम में पास हो। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए जहान तो अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, पर ईबो का दिमाग तो किसी और ही जगह में दौड़ रहा था। जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान का, मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस एग्ज़ाम को पास करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वीक नहीं हूँगा। आई विल प्रूव इट, आई विल प्रूव इट। मेरी ज़रूरत है
ज़रूरत है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते हुए वो अपनी ही दुनिया में खो चुका था और जहान नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। पर उसे लगा शायद इबो को उसके एग्जाम की टेंशन है, इसीलिए उसने उसे और ज़्यादा हौसला देते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार हो, ऐसे ही मैं तुम्हारा चैम्प थोड़ी कहता हूँ, तुम कर लोगे। ये कहते हुए जहान ने सॉफ्टली और पोलाइटली इबो के चेस्ट पर पंच किया। इबो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप सीरियस थे? जहान एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, सीरियस? किस चीज़ के लिए? इबो ने कहा, उस डिमांड के लिए जो आपने अभी भी मेरे सामने प्रेजेंट की। जहान एकदम से शांत हो गया और वो इबो की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, किस डिमांड के बारे में बात कर रहे हो? इबो ने कहा, आपने कहा ना कि मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। जहान ने कहा, इबो ने कहा, देन? जहान ने कहा, इबो ने कहा, आई वॉन्ट यू वन लास्ट टाइम। जहान ने कहा, इबो ने कहा, प्लीज़ का। इबो की आवाज़ उस रूम में और ज़्यादा हॉट सुनाई दे रही थी, इतनी हॉट कि उसने कम्प्लीटली जहान की बॉडी को टर्न ऑन कर दिया था। इतने से सेकंड में ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अराउज्ड महसूस कर रहा था। जहान के साथ ऐसा कभी नहीं होता था, पर इबो की आंखें ही ऐसी थी कि वो जहान को 1 इंच भी हिलने नहीं दे सकती थी जब वो उसके सामने हो। और वो जब इतने करीब हो, ऐसे बातें कर रहा हो, इतना करीब जब जहान उसे महसूस कर सकता हो, उसकी बॉडी को फील कर सकता हो, उसकी सेंट को इनहेल कर सकता हो और उस पर उसकी वो ब्रीथ जो उसके फेस के इतना करीब है, इतना करीब कि जहान महसूस कर सकता है वो मिंट की खुशबू इबो के बालों से होते हुए उसके नाक तक पहुँच रही है। जहान के हाथ जो उसकी वेस्ट के ऊपर रखे हुए हैं और वो टच जो इबो स्टार्ट कर रहा है उसके थाइस से होते हुए उसकी बैक तक, उसके बैक से होते हुए उसकी चेस्ट तक और उसकी चेस्ट से होते हुए उसकी नेक तक और नेक से लेकर उसके लिप्स तक, इबो कंप्लीटली जहान को अपने गेज में ले चुका था, अपने होल्ड में ले चुका था। और जहान भी शायद सबमिसिव हो गया था, वो भी इबो को बहुत मिस करने वाला था, वो जानता था। और उसकी बॉडी खुद ब खुद इबो के इशारों पर नाच रही थी। वो किस इतना डीप हो गया, इतना डीप, इतना उनके बारे में पता ही नहीं चला। बहुत जल्द उस शांत रूम में अब दोनों की मॉर्निंग साउंड सुनाई दे रही थी। जितना ज़्यादा इबो रफ हो रहा था, जहान उतना ज़्यादा अराउज्ड हो रहा था। उसने अपने मार्क्स न जाने इबो की बॉडी के ऊपर कितने ज़्यादा डीप किए थे, पर इतने डीप थे कि वो काफ़ी लंबे वक्त तक इबो की बॉडी के ऊपर रहने वाले थे। इबो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने जहान की पूरी नेक को अपने बाइट मार्क से भर दिया था। वो रात रफ थी, वो कुछ घंटे बहुत रफ थे, लेकिन इंटेंसिटी से थे, इतने ज़्यादा डीप थे कि दोनों एक दूसरे से लगभग फुली कनेक्ट हो चुके थे। सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट, दोनों का हार्ट एक ही स्पीड में ब्रीथ कर रहा था। दोनों के लिप्स सिंक में चल रहे थे। हाथ कभी बालों में तो कभी एक दूसरे की बॉडी के ऊपर थे। दोनों का टच एक दूसरे को अराउज्ड कर रहा था, पर उससे भी ज़्यादा कुछ कर रहा था तो वो था कंप्लीट। बहुत देर तक वो लव मेकिंग चलती रही। फाइनली इबो ने जहान के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, नेवर फॉरगेट यू आर माइन, ओनली माइन। ये कहते हुए उसने बहुत ही पैशनेटली जहान के ईयर्स को बाइट किया था, इतनी तेज़ बाइट किया था कि एकदम से जहान की चीख निकल गई। उसने कहा, इबो डोंट डू दैट, निशान हो जाएगा इबो, सच में। इबो ने कहा, तो आपको डर लग रहा है? ये कहते हुए उसने अब उसके शोल्डर के ऊपर बाइट किया। जहान ने कहा, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन भूलो मत मैं एक इंसान हूँ। इबो ने कहा, हाँ मेरे, सिर्फ मेरे। ये कहते हुए वो और ज़्यादा इंटेंसिटी से जहान को किस कर रहा था। वो चीज़ बहुत डार्क होने वाली थी, जहान जानता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो छुपने भी नहीं वाली थी और इस चीज़ का जहान को डर था। जहान ने कहा, इबो प्लीज़ ऐसी जगह पर मत बाइट मार्क्स दो जहाँ पर छुपाना मुश्किल हो जाए। इबो एकदम से उठ के जहान की तरफ आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, आप किसे छुपाना चाहते हैं? इबो की वॉइस जो थी वो एकदम से कोल्ड हो गई थी। उसके हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जहान को होल्ड कर लिए थे, इतनी देर से जहान एकदम से घबरा गया था। इबो की आंखों का वो कलर जो चेंज हो रहा था जहान महसूस कर सकता था। जहान ने कहा, किसी को नहीं। इबो अपने नीचे जहान को देख सकता था, कंप्लीट मैस, पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ, हैवी ब्रीदिंग करता हुआ, आइज जो शिमरी हो रखी हैं, आंसू जो बह रहे हैं, लिप्स जो स्वॉलन है, कंप्लीट मैस इबो के द्वारा क्रिएट किया हुआ। और ये चीज़ उसकी आंखों के अंदर एक डिज़ायर को बढ़ा रही थी, डार्कनेस को बढ़ा रही थी। पर जब जहान उसके मार्क्स के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इबो के अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ा रही थी। एक तो वैसे ही बहुत सारा टर्माइल था जो उसके अंदर चल रहा था जहान को छोड़ने का, और वो फ़ोन कॉल का, और वो बहुत कुछ जो इबो के दिमाग में था, और ऊपर से जहान की ऐसी बातें ये कहीं उसके माइंड को बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रही थी। जहान ने कहा, हे, इबो ने कहा, आप किससे छुपाना चाहते हैं? क्या आपको डर लग रहा है? आपको शेम फील हो रहा है? हाँ बताइए, आप चाहते क्या हैं जहान का? इबो की एकदम से ऐसी बातें सुनकर जहान को समझ नहीं आया कि एकदम से इबो के साथ हुआ क्या, ये बात किस डायरेक्शन में चली गई। वो तो सिंपली ये कह रहा था ताकि सब लोग उसके बारे में बातें ना करें, स्पेशली इबो के बारे में। लेकिन इबो वो समझ गया था, शायद इबो को बुरा लगा, इसलिए उसने अपने हाथों को तुरंत इबो के फेस के अराउंड रखते हुए कहा, किसी को नहीं, मैं किसी से छुपाना नहीं चाहता इबो, और मैं छुपाऊंगा क्यों, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ ना, तुम्हारा। इबो ने अपने सर को झुकाया, जहान के फॉरहेड पर रखते हुए कहा, हाँ
सिर्फ मेरे। ये कभी मत भूलिएगा जान का, कभी नहीं। ये कहते हुए उसने फाइनली अपने आप को जान के ऊपर कंप्लीटली प्रेस्ड कर दिया था, क्योंकि अब वो बहुत थक गया था, जान भी बहुत थक चुका था। उन लोगों की जो लव मेकिंग थी वो सबसे ज़्यादा इंटेंस थी अब तक में, इतनी ज़्यादा इंटेंस कि जान की बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि वो ज़रा से टच से भी वो रिएक्ट कर रही थी। अब दोनों में किसी के अंदर भी कोई भी ताकत नहीं थी, और अब घड़ी में भी बहुत लंबा समय हो चुका था, 11 बज चुके थे, और वो लिटरली इतने घंटों से लव मेकिंग कर रहे थे। जान ने कहा आई थिंक तुम्हें उठ जाना चाहिए, शावर ले लेना चाहिए। इबो ने कहा नहीं, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। जान का प्लीज़ प्लीज़ मुझे होल्ड कर लीजिए, आई डोंट वांट एनीथिंग प्लीज़। उसने प्लीड किया तो जान ने भी उसे हक कर लिया था। उन दोनों ने रात को ही मैसेज कर दिया था सबको, तो इसीलिए कभी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया। उसके बाद वो लोग सो गए। काफ़ी देर तक वो लोग ऐसे ही आराम करते रहे। अब लगभग 4 घंटे के बाद लगभग 3 बज रहे थे और वो लोग ग्राउंड पे इकट्ठा थे, सब थे। जान इस वक्त हाउशवान के साथ खड़ा हुआ था। चैंग एक कोने में खड़ा हुआ था अपने हाथ बांधकर और ईबो को घूर रहा था। वहीं ईबो जी से बात कर रहा था। वो सैड था और जी उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जी उसे हक कर रही थी, प्रेस कर रही थी, सहला रही थी, और चैंग सिर्फ घूर रहा था। हाउशवान भी जान को देख रहा था और जान ईबो को देख रहा था। हाउशवान ने कहा अचानक से ऐसे क्यों? जान ने बिना हाउशवान की तरफ देखे हुए कहा मुझे नहीं पता। हाउशवान ने कहा हो सकता है यूनिवर्सिटी से कॉल हो, वैसे भी वहाँ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये कहते हुए हाउशवान सिर्फ जान का मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो महसूस कर सकता था जान का वो टेंस पोस्चर जो ईबो को देख कर है। जान ने कहा हाँ ये सब कुछ तो है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। हाउशवान ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो एक बोलती हुई मशीन है। ही इज़ अ ओपन बुक डूड, और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। उसकी आंखों में देखकर तुम सब पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते? ये कहते हुए हाउशवान ने विंक करते हुए जान की तरफ देखा, पर जान के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वो अभी भी ईबो को उसी इंटेंसिटी से देख रहा था। जान ने कहा हाँ वो एक ओपन बुक है, पर उसके अंदर लिखा हुआ हर किसी के पढ़ने की बात नहीं होती। कोई भी उसे ऐसे ही नहीं पढ़ सकता, उतना ही पढ़ सकता है जितना वो खुद को पढ़ने देना चाहता है। वो एक ओपन बुक है, बट एक ऐसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती। वो एक ओपन बुक है। अब जाकर उसने हाउशवान की तरफ देखा था। हाउशवान का फेस भी अब सीरियस हो गया था। उसने जान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो तो, और अगर वो नहीं बताना चाहता तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सिर्फ यही कर सकते हैं। जान ने कहा चिंता मत करो, मैंने उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा, न ज़्यादा दबाव दिया। वैसे भी 1 महीने में ये सब कुछ खत्म होने वाला है, फिर देखते हैं चाइना में जाकर क्या होता है, तो वो संभाल लेगा। आई नो हिम। ठीक है, तो वो जान फाइनली आगे बढ़ रहा था और अब वो ईबो के पास आकर खड़ा हो चुका था। चैंग भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। चैंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे अब कुछ बताओगे? मैं तुमसे कब से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम बार बार मुझे टाल रहे हो। आखिर किस सब्जेक्ट की बात है और रिजल्ट वो कब आया? मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिली अभी तक? ये कहते हुए चैंग ने बहुत सारे क्वेश्चंस बम्बार्ड कर दिए थे। जान भी एकदम से अलर्ट हो गया। उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला? एक ईबो का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने चैंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, उसके कंधे में हाथ डालते हुए कहा चैंग तुम्हें नोटिफिकेशन मिला है, पर तुम नहीं देख पाए हो, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तुम्हारा, और तुमने अपने ईमेल पर एक्सेस नहीं किया है। तुमने यूनिवर्सिटी का पेज नहीं देखा है, क्या तुमने देखा है? ये कहते हुए उसने चैंग को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था, जैसे कि उसे एक अनसेड वार्निंग दे रहा हो। चैंग भी एकदम से अलर्ट हो गया था। उसने ईबो की तरफ देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, और ईबो ने उसे आंखों ही आंखों में जैसे इशारा कर दिया हो। चैंग ईबो को बचपन से जानता है। और वहीं दूसरी तरफ जी भी अब चैंग को देख रही थी, और जान लगातार सवाल पूछ रहा था और चैंग ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा चैंग तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? चैंग कुछ देर तक ईबो की आंखों में देखता रहा, लेकिन फिर उसने तुरंत नोट करते हुए कहा हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने काफ़ी टाइम से पेज को विजिट नहीं किया है, हो सकता है मेल आया हो, मैंने लॉगिन नहीं किया है। हाँ जान, हाँ तुम क्या कह रहे थे? जान ने कहा आर यू श्योर? चैंग ने कहा हाँ श्योर, मैंने काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। ईबो कौन सा सब्जेक्ट है? आई एम श्योर तुम्हारे लिए बिजनेस मैनेजमेंट होगा और मेरे लिए वो डैम आर्ट। आई नो कुरैन सर कभी भी मुझे पास नहीं करने वाले थे, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। ठीक है ना? ये कहते हुए चैंग अब फाइनली स्ट्रेट खड़ा हो चुका था और ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा तुम समझ गए जान का, देखिए मैंने तो कहा ही था आपसे, अब फिजूल में टेंशन ले रहे हैं। हम तो हैं ही ऐसे, कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं स्टडी को लेकर, बट आप चिंता मत कीजिए, हम वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। जान ने कहा तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं चाहता हूँ कि हम कुछ वक्त एक साथ बिताएं, हमारे हाउस में, हमारे मेंशन में। ये कहते हुए जान ईबो के पास आ गया था। जीन लगभग कूट करते हुए कहा ओहो इनविटेशन, हमें भी बुलाओगे ना जान? जान ने घूरते हुए जी की तरफ देखा। हाउशवान ने कहा अरे अब ये हमें क्यों बुलाएगा, इसके पास तो उसका स्वीट हार्ट है, इसका बॉयफ्रेंड है, बहुत जल्द हो सकता है ये लोग मैरिज भी कर ले। ये बात तो हाउशवान ने एकदम से मजाक में कह दी थी, लेकिन ये चीज़ सुनकर क्यों ईबो का पूरा चेहरा ब्लश कर गया था। उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा मैरिज? हाउशवान ने कहा ओह मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ईबो ने कहा नहीं हाउशवान का एक अच्छा आइडिया है,
मैरिज। जान का, क्या आप मुझसे मैरिज करना चाहेंगे? ये कहते हुए एकदम से ईबो जान की तरफ देखने लगा। उसका ये सवाल सुनकर एक वक्त के लिए वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सबकी सांसें अटक गई थी, खासकर जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा मैरिज। जान ने कहा तो ईबो ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैरिज, क्या आप मेरे साथ मैरिज नहीं करना चाहते? ये कहते हुए उसने अपने एक कदम आगे बढ़ा लिया था। एक उसकी जो वॉइस थी, जो चेयरफुलनेस थी, वो कहीं गायब हो गई हो और आंखों में एक सवाल हो। वो सवाल जो वो जान से पूछ रहा था। जान ने कहा ईबो, इस चीज़ के लिए तुम बहुत छोटे हो और मैरिज अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। ईबो ने कहा मेरी उम्र नहीं है तो क्या हुआ, आपकी तो है ना। आप तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा मेच्योर हैं और डेफिनेटली मैं जानता हूँ आप मुझे हैंडल कर लेंगे, तो क्या आप मुझे नहीं संभाल सकते? हम दोनों में से एक मेच्योर है तो हम लोग मैरिज के लिए कैपेबल हैं और मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ, मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जान का ये कहते हुए वो और ज़्यादा फोर्स कर रहा था। जान को समझ नहीं आ रहा था कि ईबो एकदम से इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रहा है। जान ने कहा ईबो, मैरिज ऐसे नहीं होती है और इस चीज़ के लिए बहुत लंबा वक्त पड़ा है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ओके? एकदम से ईबो ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा ठीक है, जब आप करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, अब वैसे भी फ्लाइट आने वाली है। ठीक है, तो वो आगे बढ़ गया। जी ने जान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा शायद वो बुरा मान गया है। चांग ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मानेगा ही, वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, उसके लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो वो अपने पेरेंट्स से रिलेट कर पाता है। जान ने कहा इस बात का क्या मतलब है? चांग ने कहा कुछ नहीं, आगे चलते हैं। ये कहते हुए वो भी आगे बढ़ गया था। चांग ने कहा तो जी ने कहा इन दोनों को हुआ क्या है आखिरकार? जान ने कहा सच बताऊं मुझे भी नहीं पता, कल से ये दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, खासकर ईबो, मुझे चिंता हो रही है। जी ने कहा जान इस वक्त उसके जाने का समय है, तो प्लीज़ उसे टेंशन ना दें, उसे अच्छे से हमें सी ऑफ करना चाहिए, उसके बाद हम लोग जल्दी वापस लौटेंगे ना। ये कहते हुए जी ने जान का हाथ पकड़ा, अब तीनों को आगे लेकर वो भी आगे बढ़ गई थी। फाइनली वो लोग वहाँ पर आ गए थे जहाँ पर ईबो का वो पर्सनल जेट आने वाला था। घड़ी में लगभग 4 बज चुके थे और 4:15 बजे तक का टाइम था। चैंग ने कहा कितनी देर और लगेगी, क्या कोई मैसेज आया है? ईबो ने कहा नहीं अभी तक मैसेज तो नहीं आया है, लेकिन वो लोग जल्द आ जाएंगे। वो लोग अपने पुराने कैंप से इस वक्त बहुत दूर थे, काफ़ी दूर थे, और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें लगभग 1 घंटे का समय लगा था। इस वक्त वहाँ पर जी, हाओशुआन, जान, चैंग और ईबो थे। यही सब लोग थे जो उन लोगों को सी ऑफ करने आए थे। हुआन काम से बाहर गया हुआ था और बाकी किसी और को लाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। फाइनली वो लोग कुछ देर तक और वेट करते रहे और दूर से आसमान में अब एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ जिसने सबकी धड़कनों को रोक दिया, एहसास करा दिया कि अब वक्त आ चुका है। जैसे ही वो प्लेन अपनी जगह पर लैंड हुआ, सबके दिल की धड़कनें सिर्फ थम कर रह गई। हवा बहुत तेज़ थी, आवाज़ भी बहुत तेज़ थी, लेकिन खामोशी थी जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जान की आंखें बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन वो अपने फेस पर एक्सप्रेशन लेके नहीं आना चाहता था। वो ईबो को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। वो ऑलरेडी महसूस कर चुका था कि वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है। वो रोना चाहता है पर वो नहीं रो रहा है, सिर्फ जान के लिए, और जान को भी ऐसा ही करना होगा। फाइनली अब जाकर ईबो ने मुड़कर जान की तरफ देखा, अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उसे हक कर लिया। जान ने भी ईबो को हक कर लिया। चैंग ने जी को हक किया और हाओशुआन बस अभी सब कुछ देख रहा था। जान ने कहा अपना ख्याल रखना। ईबो ने कहा जान ने कहा मस्ती मत करना। ईबो ने कहा जान ने कहा कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े। ईबो ने कहा जान ने कहा आज तुम कुछ और जवाब नहीं दोगे, सिर्फ कहोगे? ईबो ने अब उठाकर अपनी आंखों को जान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। जान ने उन आंसुओं को पोंछते हुए सॉफ्टली ईबो के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा रोने की ज़रूरत नहीं है ईबो, मैंने कहा है ना मैं हमेशा तुम्हारे हार्ट में हूँ, यहाँ पर हूँ। ईबो ने कहा आई लव यू जान का। ईबो का ऐसा कन्फेशन सुनकर जान की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। उसने भी ईबो के हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा आई लव यू टू स्वीट हार्ट, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। ईबो ने कहा प्रॉमिस? जान ने कहा प्रॉमिस। ईबो ने कहा मैं आपका वेट करूँगा जान का, आप मेरा वेट करेंगे ना प्लीज़? जब तक मैं लौट ना हूँ तब तक आप मेरा वेट करेंगे? ईबो की ऐसी बातें सुनकर जान को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उसने कहा हाँ मैं वेट करूँगा, जब तक मैं तुम्हारे पास लौट नहीं आता मैं वेट करूँगा। ईबो ने कहा इसके बाद वो चैंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया था। वहाँ पर शॉफर खड़ा हुआ था जो ऑलरेडी प्लेन का गेट खोलकर उन लोगों का वेट कर रहा था। पायलट ने कहा सर प्लीज़ जल्दी कीजिए। ये कहते हुए पायलट ईबो को बता रहा था, चैंग के लोगों से बातें कर रहा था। जी, हाओशुआन और जान तीनों एक जगह पर खड़े हुए थे। अगले ही कुछ मिनटों के अंदर प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। सब लोग बस अपना दिल अजीब सा महसूस कर वहाँ खड़े हुए थे। चैंग और ईबो दोनों स्टेयर्स पर चढ़ रहे थे। चैंग आगे था और ईबो उसके पीछे। उसके शोल्डर पर उसका वो बैग था जो जान ने उसे दिया था। न जाने उसके अंदर क्या था, ईबो ने नहीं देखा था और वो भी देखना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। चैंग भी अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा था। जी को छोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। फाइनली वो दोनों रुक गए। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा जी आई मिस यू, आई वेट फॉर यू। जी ने कहा मी टू। इसके बाद जी ने
ईबो की तरफ कहा, ईबो क्या तुम हमें मिस नहीं करोगे? ये क्या तुम वैसे ही नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी? ईबो बिना कुछ कहे सिर्फ एक टक सान की तरफ देखने लगा। चैंग ने कहा, ईबो कुछ कहो, जी कुछ पूछ रही है। बस ईबो ने कहने की जगह अपने कदमों को आगे बढ़ाया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले तो ईबो वहाँ पर पहुँच चुका था, ईबो दौड़ चुका था सान की तरफ, और इससे पहले कि सान ईबो को संभाल पाता ऑलरेडी ईबो ने खुद को सान के ऊपर लॉन्च कर दिया था। इतना तेज किया था कि सान खुद को संभालने के लिए 2 कदम पीछे हो गया, और ईबो से वो इससे पहले कुछ भी कहता, ईबो ने तुरंत सान के लिप्स को कैप्चर किया, उसे सान से लेसली किस करने लगा। वो एक अर्जेंट किस था, इतना अर्जेंट कि जान महसूस कर सकता था कि वो हल्का सा शिवर कर रहा है। वो लोग फाइनली किस करते रहे और बाकी सब लोग भी सिर्फ शांति से देख रहे थे। सब समझ सकते थे कि वो इस वक्त बहुत इमोशनल है। चैंग ने कहा, ये कभी नहीं सुधर सकता। जी ने कहा, ओह स्वीट। हाउशुआ ने कहा, माय गॉड क्या होगा इन लोगों का। फाइनली वो किस ब्रेक हुआ। जान ने कहा, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? ईबो ने कहा, आप जल्दी वापस आना। जान ने कहा, एकदम से ईबो ने खुद को जान से दूर किया। उसके बाद अपनी हाथ की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? ईबो ने कुछ देर तक अपने हाथ की तरफ देखा, यूँ कहो अपने हाथ में पहनी हुई सुरंग की तरफ। फिर उसके बाद उसने अपनी सुरंग को कुछ सोचकर फाइनली अपने हाथ से अलग कर दिया था। जान ने कहा, ईबो क्या कर रहे हो? पर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, ईबो ने जान का हाथ लिया और उसके रिंग फिंगर के अंदर उस रिंग को पहनाते हुए कहा, आई एम वेटिंग फॉर यू जान का। जान कुछ नहीं समझ पाया, वो बस ईबो की तरफ देखने लगा। उसने कहा, ईबो ने कहा, इस रिंग का ख्याल रखना, ये रिंग हमेशा आपको मेरी याद दिलाएगी। ओके, मैं आपका वेट करूँगा, बाय। ठीक है। तो फाइनली उसे लास्ट टाइम जान के फॉरहेड के ऊपर किस किया और भाग कर दौड़ कर वो फाइनली प्लेन में जा चुका था। जैंग भी उसको बस हैरानी से देखता रह गया। उसने एक बार जान की उस रिंग की तरफ देखा, फिर ईबो की तरफ जो ऑलरेडी प्लेन के अंदर जा चुका था। उसने आखिरी बार सबको बाय किया और फाइनली वो दोनों ही प्लेन में बैठ चुके थे और देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ कर गया। सब एक हर्ट इमोशन के साथ उस प्लेन को दूर जाते हुए देख रहे थे। सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था। जान बहुत ब्रोकन था और जी ने सिर्फ उसे हक कर लिया, लेकिन जान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। उसने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया था और ईबो का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। हाउशुआ ने भी उस ग्रुप हग में अपने आप को शामिल कर लिया और वो जान को सिर्फ साइलेंट रहकर शायद तसल्ली दे रहा था। वो तीनों ऐसे ही वहाँ खड़े रहे, बहुत देर तक वहाँ ऐसे ही खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ चैंग ईबो को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली? ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें विंडो से दूर तरफ थी जहाँ से वो बादलों को देख पा रहा था। चैंग ने अपने हाथों को वहीं रखते हुए कहा, तुमने वो रिंग जान को दे दी? ईबो ने अब जाकर चैंग के साथ देखते हुए कहा, तो? चैंग ने कहा, तो वो रिंग आंट की थी, मिस लैन की थी। वो रिंग तो तुमने कभी भी किसी को नहीं दी। आंट के जाने के बाद उस रिंग से तुम इतना प्यार करते जैसे कि तुम्हारी जान उसमें बसती है, और तुमने वो रिंग ऐसे ही जान को दे दी। ईबो ने कहा, वो रिंग अपने ओनर के पास है। चैंग ने कहा, क्या बुलशिट है ये, उसके ओनर तुम हो। मिसेस लैन वो तुम्हें देकर गई थी, वो तुम्हारी माँ की रिंग थी और तुम। ईबो ने कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो रिंग जानगा की थी। मॉम ने कहा था कि जब तुम किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढ लो जिस पर तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सको, जो तुम्हारे दिल को ओन करता हो, उसे तुम ये रिंग दे सकते हो। और मैंने तो सिर्फ संभाल रखी थी उस शख्स को पाने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि अभी लाइफ में मैं उस शख्स से मिल पाऊंगा, पर जानगा ही कंप्लीट्स मी चैंग। यू कांट इवन इमेजिन कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। ही कंप्लीट्स मी, ही इज़ द डेफिनेशन ऑफ मी चैंग। तो तुम मुझे बताओ, मैं उस रिंग को जानका को क्यों नहीं देता? मैंने कोई गलती नहीं की। वो एक प्रॉमिस रिंग है और बहुत जल्द वो हमारी इंगेजमेंट रिंग भी बनेगी। चैंग सिर्फ ईबो की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों को देख रहा था और वो खुद के कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था जो कुछ वो ईबो के मुंह से सुन रहा था। अगर आज से कुछ सालों पहले ईबो की बात की जाती तो चैंग एक बार के लिए तो खुद को दूसरी दुनिया में होना ज़्यादा मुनासिब समझता ईबो की ऐसी बातों पर यकीन करने से। पर अब वो इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब वो ईबो को नहीं पहचानता। जहान से मिलने के बाद ईबो कम्प्लीटली चेंज पर्सनैलिटी हो चुका है। इतना चेंज कि उसके ये शब्द भी चैंग को यकीन करने पर मजबूर कर रहे हैं। चैंग ने अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो वो तुम्हारा सब कुछ है, तुम मुझसे प्यार करते हो, उसे तुम्हें पूरा कर दिया, तो फिर झूठ क्यों झूठ बोला तुमने उससे? ठीक है। तो वह फाइनली चैंग ने उस टेबल के ऊपर एक जोरदार पंच किया, इतना तेज कि ईबो अपनी दुनिया से बाहर आ गया था। उसकी आंखों के अंदर जो सारे इमोशंस थे, चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वजह से कहीं हवा हो गई हो और उसकी जगह पूरी तरीके से कोल्डनेस ने ले ली थी। आंखों में एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन थे और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर एक पल के चैंग भी झैप गया था। उसने कहा, ईबो ने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। चैंग ने कहा, तुमने झूठ नहीं बोला? अच्छा तो मुझे बताओ वजह क्या थी? क्योंकि मैं जानता हूँ हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आना ही नहीं था और हमने कौन सा एग्ज़ाम दिया है जिसका रिजल्ट इस टाइम पे आने वाला था ईबो?
मुझे बेवकूफ़ तुम नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे आंखों की अगर पलकें भी हिलेंगी ना तो मैं पहचान जाऊँगा। बताओ क्या हुआ है, क्या चीज़ है जो तुम छुपा रहे हो, क्योंकि झूठ मैं पकड़ चुका हूँ और सच मैं जानना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो फोर्स कर रहा था। वो भी जानता था कि वो चैंग से झूठ नहीं बोल पाएगा, वो नहीं छुपा पाएगा। फाइनली उसने अपने सर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए एक लंबी सांस ली। वो सांस इतनी ठंडी थी कि उसका एहसास चैंग को भी हो गया। वो महसूस कर पा रहा था ईबो का वो रिजिड बॉडी, वो सीरियसनेस, वो एक डर जो ईबो की आंखों में नजर आ रहा था। चैंग ने कहा, सब कुछ ठीक तो है? ईबो ने अपने चेहरे को उठाते हुए चैंग की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं। चैंग उसकी आंखों को पढ़ रहा था। कुछ ऐसा था जिसे चैंग को भी एकदम से सतर्क कर दिया। उसने कहा, ईबो क्या हुआ है? क्या घर से कोई फ़ोन आया था? अंकल, माँ या बिजनेस, कुछ हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ है। ये कहते हुए वो फाइनली ईबो के बगल में आकर बैठ चुका था। ईबो ने चैंग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पर उसकी आवाज़ में वो रोना साफ महसूस हो रहा था, वो डर वो कब कभी साफ महसूस हो रही थी। उसने कहा, चैंग डैड हॉस्पिटल में है। एकदम से सुनते के साथ ही चैंग के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिसने कहा, व्हाट? ईबो ने कहा, डैड हॉस्पिटल में मेजर हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है चैंग, वो आईसीयू में है। एक पूरे वीक से। ये कहते हुए वो फाइनली ब्रेक हो चुका था। वो चीज़ जो वो इतने टाइम से अपने अंदर संभाल कर बैठा था वो फाइनली ब्रेक हो गया था। उसने अपना सर चैंग के कंधे पर रख लिया और चैंग ने सिर्फ ईबो को हक कर लिया। वो महसूस कर पा रहा था कि बच्चा बिखर गया है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को ईबो ने कब से लेकर अब तक अपने अंदर रखा कैसे। उसने ईबो की पीठ को सराहते हुए कहा, तुम्हें ये चीज़ कब पता चली? ईबो ने कहा, कल मुझे पता चला। कल? चैंग ने कहा, कल? और तुम मुझे अब बता रहे हो? इतनी देर तुम कर क्या रहे थे ईबो? हाउ डेयर यू? डोंट आस्क मी चैंग, डोंट आस्क मी, बिकॉज आई डोंट नो कि मैंने भी ये चीज़ कैसे संभाल कर रखी, कैसे सांगा को नहीं पता। आई डोंट नो चैंग। ठीक है, तो वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं से पूरी तरीके से चैंग की टी शर्ट भीग चुकी थी। चैंग ने कहा, जान अगर उसे पता चल जाता तो क्या वो तुम्हें दूर कर देता खुद से, बल्कि वो तुम्हारे लिए वरी होता। वो तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि ठीक नहीं है। ईबो ने कहा, हाँ वो मेरे लिए वरी होते, वो मुझसे मेरे साथ चलने की जिद करते और मैं ये नहीं चाहता था। तुम जानते हो ना, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन उनकी आंखों में एक शाइन थी। जब वो वापस लौटे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द आने वाले टाइम में उन्हें वो रिकॉग्निशन मिल जाएगा। मैं उनकी लाइफ में कोई हर्डल नहीं बनना चाहता था। मैं नहीं बताना चाहता था उन्हें वो, मैं नहीं बताना चाहता था, मैं बता ही नहीं पाया। उनकी आंखों में चमक देखकर मैंने खुद को बस श्रिंक कर लिया। आई एम सॉरी चैंग, आई एम रियली सॉरी। चैंग ने कहा, यू सिली बास्टर्ड, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ये कहते हुए दोनों ने फाइनली एक दूसरे को हक कर लिया था। ईबो रोता रहा और चैंग भी अपनी आंखों से बस साइलेंट क्लास उभाता रहा, लेकिन वो ईबो को संभाल रहा था क्योंकि उसे ही संभालना था, उसे ही स्ट्रॉन्ग बनना था। चैंग ने कहा, अब आगे क्या होगा? ईबो ने कहा, मुझे कंपनी जाना होगा, अंकल का कॉल आया था। चैंग ने कहा, अंकल? ईबो ने कहा, सेक्रेटरी का कॉल आया था। सेक्रेटरी वो ने कहा कि कंपनी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर उस बोर्ड मीटिंग में शामिल होना होगा। चैंग ने कहा, बोर्ड मीटिंग? ईबो ने कहा, डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मुझे इस वक्त स्टडी करनी है। ये कहते हुए उसने अपना लैपटॉप बाहर निकाल लिया था। अपने लैपटॉप को वहीं एयरप्लेन से कनेक्ट किया और चार्ज कर वो पढ़ने लगा। वो सारी डिटेल्स, वो सारी फाइल्स जो कि वू ने उसे सेंड की थी। ईबो पढ़ रहा था और चैंग सिर्फ साइलेंटली उसे बैठ कर देख रहा था। फ्लाइट लंबी होने वाली थी, लगभग 12 से 13 घंटे की, और जर्नी के बीच में जब तक वो चाइना पहुंचते, अपनी कंपनी तक पहुंचते, 12 से 13 घंटे का टाइम था और ईबो उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहता था। वो पूरी रात पढ़ता रहा, तब तक पढ़ता रहा जब तक कि चैंग सो नहीं गया, दिन निकल नहीं आया, पर ईबो अभी भी पढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाइना में लैंड कॉरपोरेशन सेक्रेटरी वो इस वक्त लैंडमैन हुआ के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। बहुत सारे मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे। बोर्ड मीटिंग्स होने वाली थी। वो एक स्पेशल टीम थी जो कि लैंडमैन हुआ के एब्सेंस में चीज़ों को संभालती थी। इसमें कुछ लीगल एडवाइज़र थे, कुछ मैनेजमेंट सर्कल से थे, कुछ मार्केट सर्कल से थे और कुछ सिर्फ स्कीम्स बनाने के लिए थे। एक असिस्टेंट ने कहा, सर मीटिंग होने वाली है, क्या आपने कुछ सोचा है? बॉस की एब्सेंस में उनकी जगह कौन लेगा? क्या आप मीटिंग में शामिल होंगे? वो ने कहा, मैं क्यों, उनका बेटा उनकी जगह लेगा। उस असिस्टेंट ने कहा, उनका बेटा यानी कि यंग मास्टर लैन, वो कहाँ कुछ कर पाएंगे, वो तो बच्चे हैं। वो ने कहा, व्हाट यू मीन वो कुछ नहीं कर पाएगा?
उस सेक्रेटरी ने कहा, देखिए सर, हम सब लोग जानते हैं कि मास्टर लैन ने हमेशा से यंग मास्टर को बिजनेस से दूर रखा है। उन्हें सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो बोर्ड मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है शायद ये आप नहीं जानते। वहाँ कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो ने कहा, ओ तो तुम उसे बच्चे की तरह देखते हो। उस असिस्टेंट ने कहा, सॉरी, मैं रूड नहीं बनना चाहता, पर वो एक बच्चा ही है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ मीटिंग में कोई भी गड़बड़ हो। मैं लैनमैन हुआ सर की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। वो ने एक मॉकिंग स्माइल दी। उसके बाद अपने आप को खड़ा किया, अपने हाथ वहीं टेबल पर रखते हुए बहुत ही डार्क टोन में कहा, तुम्हें मास्टर लैन की मेहनत की चिंता है या अपने उन शेयर्स की चिंता है जो तुम्हारे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हैं? एकदम से वो सेक्रेटरी थोड़ा सा हेजिटेट हो गया था। उसने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, हाँ, अगर मुझे अपने शेयर्स की चिंता है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? इस कंपनी में मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है और मैं अपने पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता। वो ने कहा, और अगर बर्बाद हो गया तो तुम क्या करोगे? छोड़कर चले जाओगे ना? इस चीज़ का अब जवाब किसी के पास नहीं था। सब सिर्फ अपना सर झुकाकर वहीं बैठ गए। वो ने कहा, हाँ, सब सिर्फ पैसा चाहते हैं, पैसा। कोई मुसीबत में हेल्प नहीं करना चाहता। रिडिकुलस। ये कहते हुए वो फाइल बंद कर फाइनली वहाँ से जा चुका था। सबके बीच में बात चल रही थी कि अब होने क्या वाला है। क्या कंपनी से CEO पोजीशन चली जाएगी? कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन खबरें तेज़ हो चुकी थी और धीरे धीरे खबरें अब कंपनी के बाहर भी जा रही थी और कंपनी की रेपुटेशन एकाएक मार्केट में लो हो रही थी। और ये चीज़ हमला करने वालों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद लैन कॉरपोरेशन की पूरी शख्सियत को हिलाने के लिए पूरी तरीके से काबिल थी। अगर कोई भी CEO इस वक्त कंपनी की टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंचा और ना ही सिचुएशन को संभाला तो कंपनी का रातों रात नाम खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक होल सोल फेस था वो लैनमैन हुआ ही थे। वही थे जिन्होंने पूरी कंपनी को संभाल रखा था, अपने कंधों पर उठा रखा था, और आज वही शख्स ICU में है, शायद अपनी सांसों को गिन रहा है और उसकी सांसें एक एक कर धीमी ही हो रही हैं। युआन कॉरपोरेशन टॉप फ्लोर CEO कैबिन। इस वक्त युआनी के हाथ में एक फ़ाइल थी और उसके सामने उसका टॉप असिस्टेंट खड़ा हुआ था। युआनी उस फाइल को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रही थी। युआनी ने उस फाइल को बंद करते हुए कहा, बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? आई मीन उसकी करंट लाइफ, उसका पास्ट रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप, वो किस चीज़ों से साथ जुड़ा हुआ है, कौन उसकी लाइफ में है, कौन उसका बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? ये कहते हुए युआनी ने उस फाइल को वहीं टेबल पर पटक दिया। वो गुस्से से तमतमा रही थी। असिस्टेंट सिर्फ अपना सर बो करके खड़ा था। युआनी ने कहा, जवाब दो, इसमें ऐसा क्या पर्सनल है जिसे मैं नहीं ढूंढ सकती थी? अगर मैं गूगल भी करूंगी तो ये सब कुछ तो वहाँ निकल आएगा। और तुम मुझे बकवास कर ये कह रहे हो इतने दिनों के बाद कि ये सब कुछ है? ये कहते हुए युआनी कंप्लीटली तेज शाउट कर रही थी कि उसकी आवाज़ पूरे कैबिन में गूंज रही थी। उस असिस्टेंट ने बहुत हिम्मत कर कहा, मैम माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस चीज़ को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। उनका पर्सनल डाटा लॉक कर रखा है और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट वीक दे दीजिए मैम, इसके बाद आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट होगी। युआनी ने घूर कर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसकी निगाहों को महसूस करते के साथ ही असिस्टेंट ने अपना सर झुका लिया। युआनी ने कहा, बुलशिट, एक हफ्ते में अगर नहीं मिली ना मुझे रिपोर्ट तो तुम इस चाइना में रहने के काबिल नहीं बचोगे। ये कहते हुए उसने असिस्टेंट को साइड किया और उस कैबिन से वो निकल चुकी थी। उसका पूरा फेस कोल्ड था और आंखें पूरी तरीके से इस वक्त गुस्से से भरी हुई थी। उसने अपना कदमों को वहीं कार में रखा अपनी और अपने मैंशन के लिए निकल चुकी थी। इस पूरे रास्ते में उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ ली थी जो कि उसके असिस्टेंट ने दी थी, और ये इन्फॉर्मेशन किसी और की नहीं बल्कि लान वांग ईबो की थी। उस फाइल में उसका फोटोग्राफ लगा हुआ था, वो चार्मिंग पर्सनैलिटी और वो स्माइल जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। युआनी ने फ़ोटो की तरफ अपनी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, सिस्टर, सच में एक नाइस चॉइस है ये, एक कैप्टिवेटिंग। फाइनली कुछ देर बाद वो लोग फाइनली मैंशन पहुँच चुके थे। युआनी तुरंत अपनी कार से निकलकर अब जाओ लूसी के रूम में आ गई थी। कमरा पूरी तरीके से शांत था और लूसी वहीं विंडो पर बैठी हुई थी, शांत, बिल्कुल शांत। उसके अगल बगल बहुत सारा सामान फैला हुआ था, लैपटॉप भी खुला हुआ था। युआनी ने एक लंबी सांस ली, फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, लूसी। लूसी ने कहा, सिस, मुझे भी कोई बात नहीं करनी। युआनी ने एक लंबी सांस ली, फिर से जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हो। फिर उसने कहा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक ऐसी लड़की से जो ऑलरेडी ब्रोक है, और मैं ब्रोकन लोगों से बात नहीं करती। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मैं चाहती हूँ तुम वो करो। लूसी ने कहा, मुझे कुछ नहीं करना और मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ। युआनी ने कहा, सोच लो, ये मौका शायद तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, और फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। बाकी ये फाइल यहाँ रखी है, पढ़ लेना। ये कहकर वो वहाँ पर फाइल रख कर जा चुकी थी। लूसी कुछ देर तक अपनी सिस्टर की तरफ देखती रही और फिर उस फाइल की तरफ। वो सोच रही थी कि उसे पढ़नी चाहिए या नहीं।
सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? बहुत दिनों के बाद हम वापस इन द एमरेंस ऑफ माई लव में वापस आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, क्या आपने मिस की स्टोरी और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। आज का सवाल सिर्फ यही है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपके पास कोई प्रेडिक्शन हो तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट कम्प्लीटली ट्विस्ट होने वाला है इस पूरे इन द एमरेंस ऑफ माई लव के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और मिस मत कीजिएगा। बाय बाय।